बच्चों नमस्कार। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का दूसरा वीडियो होगा जिसमें हम आपको जो है कैश फ्लो का जो फॉर्मेट है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में दिया हुआ है उसके फॉर्मेट को डिफाइन करेंगे, क्योंकि बुकों में जो फॉर्मेट दिया है दैट इज़ वेरी लेंदी, वेरी डिफ़िकल्ट, यू कांट बी केप्ट इन योर माइंड, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट सिंप्लीफाइंग इट। अगर आप इतने पॉइंट्स पढ़ लेते हैं तो हमें नहीं लगता कि आपका कैश फ्लो में प्रॉब्लम आएगी। तो कैश फ्लो के मेथड्स ऑफ कैश फ्लो, मेथड्स ऑफ कैश फ्लो, कैश फ्लो के मेथड्स क्या होते हैं। कैश फ्लो के जो है दो मेथड्स होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट मेथड, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड, जिसको हम लोग थर्ड में AS थर्ड बोलते हैं, ठीक है, के अनुसार ये दो मेथड्स होते हैं। डायरेक्ट मेथड जो है ये जनरली क्वेश्चन में पेपर में नहीं आता है, ठीक है। तो हम क्योंकि हमारे पेपर में जो है चाहे ISC हो या CBSE हो या UP बोर्ड हो उसमें इनडायरेक्ट मेथड ही आता है, तो हम इसी का फॉर्मेट आपको डिफाइन करेंगे या बताएंगे, जो भी कह सकते हैं। फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट का हम आपको फॉर्मेट दे रहे हैं। इसको आप कायदे से पढ़ लें तो आपकी आधी से आधी समस्याएं, मैक्सिमम समस्याएं आपकी सॉल्व हो जाएंगी और आपको सवाल लगाना भी आ जाएगा, जो हम लोगों का मेन मकसद है। किसी भी तरीके से हमें जो है टॉपिक को डिफाइन करना है। तो इसको आप लोग देखते रहें, ठीक है, कि किस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं। ये पार्टिकुलर होता है, पार्टिकुलर अमाउंट रुपीज, अमाउंट और रुपीज। ये आपके कॉलम हो गए। इसके बाद यहाँ पर सबसे पहली एक्टिविटी होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी को अभी हमने आपको बहुत बढ़िया डिफाइन करने की कोशिश की। जिस चीज़ का बिजनेस करते हैं उससे रिलेटेड जो चीज़ें होंगी वो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले हम लोग जो है नेट प्रॉफिट ले लिया, नेट प्रॉफिट ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ऐड नॉन कैश एक्सपेंसेस। नॉन कैश एक्सपेंसेस का मतलब होता है कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो नॉन कैश होते हैं, जिसमें कैश का यूज नहीं होता है। जैसे डिप्रिसिएशन हो गया, डिप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये सब चीज़ें जो है हम लोग इसमें ऐड कर लेते हैं। और एक पॉइंट बहुत ज़रूरी होता है गुडविल रिटर्न ऑफ। जो गुडविल आपकी रिटर्न ऑफ होती है, रिटर्न ऑफ का मतलब होता है जब असेट्स की वैल्यू गुडविल की वैल्यू प्रीवियस ईयर में ज़्यादा थी, करंट ईयर में कम हो जाती है, उसको हम रिटर्न ऑफ बोलते हैं। डिक्रीज इन वैल्यू लिख देते हैं, डिक्रीज इन वैल्यू। अगर इसकी वैल्यू कम होती है तो उसको डिक्रीज मतलब उसको जो है हम लोग जो है रिटर्न ऑफ बोलते हैं। लेकिन अगर कहीं असेट गुडविल की वैल्यू बढ़ गई तो ये आपका जो है परचेज ऑफ असेट्स हो जाता है। फिर यहाँ लिखिए नॉन कैश इनकम्स,
नॉन कैश इनकम्स में क्या क्या होता है, ट्रांसफ़र फीस। नॉन कैश इनकम में जो है सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पर लिखते हैं टैक्स रिफंड। टैक्स रिफंड या रिफंडेड जो भी कह सकते हैं, टैक्स रिफंड हो गया। इसको हम ब्रैकेट बंद कर देते हैं क्योंकि इसको पेमेंट जाता है। इसी प्रकार यहाँ लिखिए प्रॉफिट ऑन असेट्स। प्रॉफिट ऑन असेट्स, अगर कोई असेट बेचने से जो है प्रॉफिट ऑन असेट्स ऑफ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स होता है इसका पूरा नाम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स। अगर असेट को बेचने से अगर प्रॉफिट हुआ है तो वो भी पार्ट यहाँ घटा देते हैं। तो जो चीज़ आपकी बचती है इसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब आपके दिमाग में ऑपरेटिंग प्रॉफिट का भी फार्मूला डेवलप हो रहा होगा, क्योंकि ये चीज़ आगे जा कर के आपको रेशियो एनालिसिस पे परेशान करेगी। इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोगों का आता है वो आता है आपका कुछ इसमें जो है ऐड डिक्रीज इन करेंट असेट्स। डिक्रीज इन करेंट असेट्स, अगर करेंट असेट्स की वैल्यू जो है आपकी जो है कम हुई है तो इसको ऐड कर लेते हैं। फिर यहाँ लिखते हैं इंक्रीज इन करेंट असेट्स। अगर करेंट असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई है तो इसको माइनस किया जाता है। फिर इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी की अगर वैल्यू जो है आपकी जो है बढ़ रही है तो इसको ऐड कर लेते हैं। फिर यहाँ लास्ट पॉइंट डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी। अगर करेंट लायबिलिटी की वैल्यू घट रही है तो इसको माइनस कर लेते हैं। इस तरीके से जो आपका आंसर आता है इसको बोला जाता है नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम या रिसीव फ्रॉम, इनफ्लो लिख दीजिए, नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद दूसरा हम लोगों का आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को अभी हमने थोड़ी देर पहले डिफाइन किया था। परचेज ऑफ असेट्स। परचेज ऑफ असेट्स, अगर आपने असेट्स परचेज की है तो इसके थ्रू आपका पैसा बाहर चला जाएगा। पैसा बाहर हो गया। दूसरा परचेज ऑफ प्लांट, इसके थ्रू भी पैसा आपका बाहर चला जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सेल ऑफ असेट्स। अगर असेट्स आपकी सेल हुई है तो ये हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इसका नेट रिजल्ट निकालते हैं। अगर मान लीजिए बाई चांस आपकी सेल ऑफ असेट ज़्यादा है और परचेज ऑफ असेट्स कम है तो ये इनफ्लो कहलाएगा। लेकिन अगर परचेज ऑफ असेट ज़्यादा है, सेल ऑफ असेट्स कम है तो ये आपका आउटफ्लो कहलाएगा। तो फिलहाल हम यहाँ एज्यूम करके चलते हैं नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम आपकी कौन सी एक्टिविटी चल रही थी आपको मालूम है, नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम आपकी जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई है। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आपका हमने बता दिया। इसके बाद जो है दूसरा जो होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आप मतलब नेक्स्ट पार्ट अभी इसके बाद हम ड्राइव करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें और आपको ड्राइव करनी होंगी। तो फिलहाल अभी इसमें फॉर्मेट्स में हमने केवल दो चीज़ें की हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी को सिस्टमेटिक तरीके से बताया है और इन्वेस्टिंग को डिफाइन किया है। इसके नेक्स्ट जो है आपका जो तीसरा पार्ट है नेक्स्ट में करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें हमें और भी डिफाइन करनी है। तो नेक्स्ट आपका जो एक्टिविटी होती है वो आपकी फाइनेंसिंग होती है, जिसको अभी आपके सामने हम प्रेजेंट कर रहे हैं एक सिस्टमेटिक तरीके से। आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें,
क्योंकि ये वीडियो अगर आपने वीडियो को अगर आपने ढंग से देख लिया या समझ लिया तो हमें नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बेस यही है, यही आपकी कैश फ्लो की जड़ है। अगर कैश फ्लो आपके समझना है तो आपका फॉर्मेट याद होना चाहिए, और जो हमने आपको क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन भी आपको रटा होना चाहिए। मतलब अभी जो क्वेश्चन लगवाएंगे या जो रूल्स हमने बताया है करंट असेट्स का, करंट लायबिलिटी का, वो अगर रटा होगा तभी आप क्वेश्चन को ढंग से कर पाएंगे, वरना ढंग से नहीं कर सकते। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने तीसरी एक्टिविटी में, जिसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंस का मतलब आप लोग जानते हैं, जो डायरेक्ट पैसे से रिलेशन रखता है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसमें आपका इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स का मतलब होता है शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाना। ये प्लस का आइटम होता है, फिलहाल ये प्लस का आइटम होता है। इशू ऑफ डिवेंचर, अभी जब नेक्स्ट वीडियो हम डालेंगे तो उसमें एक अपना हम बढ़िया सा क्वेश्चन लेंगे, जिससे आपके दिमाग में ये चीज़ आ जाए कि इशू का मतलब क्या होता है, रिडम्पशन क्या होता है। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर दो बार नहीं हो सकता है। प्रेफरेंस शेयर ले लीजिए, प्रेफरेंस शेयर, ये रिडम्पशन का मतलब होता है माइनस करना। अब इसका हम नेट रिजल्ट निकाल लेंगे। अब इसमें अगर रिडम्पशन का मतलब पेमेंट करना होता है या पेड होता है, पेमेंट पेड लिख दीजिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ही अगर आप प्रेफरेंस शेयर का डिवेंचर प्रेफरेंस शेयर का पेमेंट कर देंगे तो माइनस में चला जाएगा, और इन सब से आपको पैसा मिला है प्लस हो जाएगा। अगर इशू वाला पोर्शन ज़्यादा है, रिडम्पशन कम है, तो इसको इनफ्लो बोलते हैं। अगर पेमेंट वाला पोर्शन ज़्यादा है तो इसको आउटफ्लो बोलते हैं। तो उस पॉइंट को ध्यान देते हुए फिलहाल हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि यहाँ पर आपका इशू वाला पोर्शन ज़्यादा है। नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गई, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पर बेटा, नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बिल्कुल लास्ट में हम लोग जब आ जाते हैं तब हमें ये लास्ट में पूरी चीज़ सॉल्व करनी होती है। अब हमने हेडिंग डाल दी। अब यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी ले लेंगे, जो भी प्लस माइनस, प्लस का मतलब होता है इनफ्लो और माइनस मतलब आउटफ्लो। जो पैसा आया हमने ऐड कर लिया। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसको भी हमने ऐड कर लिया। फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इससे जो पैसा था इसको भी ऐड कर लिया। फिर यहाँ लिखते हैं ऐड प्रीवियस ईयर कैश ऑफ बैंक। फिलहाल हमने कैश ऑफ बैंक को ही फिलहाल यहाँ पर लिया है, और भी चीज़ें हो सकती हैं कैश इक्विवेलेंट में, इसको इसमें ऐड कर लेते हैं। इस तरीके से जो आपका टोटल आता है, व्हाट टोटल विल कम, जो टोटल आपका आएगा, ठीक है, वो जो है शुड बी इक्वल टू current year, should be equal to current year total of cash and bank balance, कैश है बैंक बैलेंस। मतलब कहने का मतलब अब इधर देखिए, आपको बाकी एक्टिविटी हमने पिछले वीडियो में बताई थी, इसके पिछले पार्ट में। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या किया, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिवेंचर, फिर आपका जो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर हो गया। अब एज्यूम कर लिया कि इशू ज़्यादा है तो ये प्लस में आ गया, तो यहाँ लिखा नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसके बाद कैश और कैश इक्विवेलेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग तीनों को जोड़ दिया।
पिछले साल का जो कैश होता है उसको जब इसमें जोड़ देंगे, जो इसका टोटल आएगा, टोटल ऑफ ऑल एक्टिविटी should be equal to जो आपके सामने दिया हुआ है, should be equal to current year total of cash and bank। करंट ईयर कैश और बैंक के टोटल के कैश और बैंक डाल दीजिए, बैलेंस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हमने आपका वीडियो जो है, इस वीडियो में हमने फॉर्मेट को एक बढ़िया तरीके डिफाइन किया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक बढ़िया सा क्वेश्चन लेंगे जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो। थैंक यू।